अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बीमारियों से बचाव के लिए मुर्गियों में टीकाकरण। पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और उसका समाधान। मुर्गी पालन एक बेहद सफल व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, समय और मेहनत और जगह में किया जा सकता है। मगर आप इस व्यवसाय को तभी सफल बना सकते हैं जब आप मुर्गियों का रखरखाव अच्छी तरह करेंगे। अगर आप पोल्ट्री फार्मों में रोगों का फैलाव हो जाता है तो इससे आपको भारी आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे कराएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर गिरिराज गोयल। वर्तमान में अभी बढ़िया सीजन प्रारंभ होने वाला है। अंडों की बहुत मांग अभी होगी, तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। क्योंकि एक मूलभूत सिद्धांत है कि बचाव बीमारी के इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी भी बीमारी को आने से रोक लेंगे तो आपकी बीमारी मुर्गियों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो इनके इलाज में जो अनावश्यक रूप से खर्च होने वाला है उससे भी आप बच सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुर्गियों में जो 1 दिन की उम्र में जो हैचरी से जब बच्चा निकलता है तो मैरेक्स डिसीज नामक एक वैक्सीन लगाई जाती है। अगर आप बाजार से चूजा खरीद रहे हैं तो आपको वो हैचरी से प्रजनक जो संस्थाएं हैं वो आपको लगा कर देंगी। जो अगला वैक्सीन लगेगा वो लगेगा रानीखेत का। रानीखेत के B1 स्ट्रेन का इस्तेमाल करना है और इसके देने की उम्र 5 से 7 दिन की उम्र है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वो आँख या नाक उनमें 1-1 बूंद आप दोनों में डाल दीजिए। उसके बाद में फिर आपको 14 दिन की उम्र में गम्बोरो नामक बीमारी, जिसको IBD भी कहते हैं, उसका टीकाकरण करना है, जो कि पानी में मुर्गियों को देना है। उसके बाद में 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत का बूस्टर डोज लगेगा। जो हमने 5 से 7 दिन में लगाया था वो बूस्टर डोज लासोटा नामक स्ट्रेन इसका बाजार में उपलब्ध है, वो पानी के द्वारा ही दिया जाएगा। उसके बाद में फिर जब 28 दिन की उम्र हो जाएगी चूजों की, तो फिर जो 14 दिन में हमने गम्बोरो का वैक्सीन दिया था उसका बूस्टर डोज 28 दिन में लगेगा, वो भी पानी के द्वारा ही आपको देना होगा। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो 49 दिन की उम्र में अगर आपके क्षेत्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी रहती है, जिसमें कि चेहरे पे, चोंच पे छोटे छोटे दाने दाने से आ जाते हैं और वो फिर बाद में झड़ जाते हैं, तो फाउल पॉक्स अगर बीमारी आती है तो आपको 49 दिन की उम्र में पंख में थोड़ा सा, पंख के अंदर जहाँ नसें रहती हैं खून की, वहाँ पर थोड़ा सा बिना धार के चाकू से रगड़ के, ताकि खून ना निकले, बस केवल छिलसा जाए, वहाँ पर उसकी 2 बूंद डालनी होती हैं। उसके बाद में फिर आप 56 दिन की उम्र में इसी रानीखेत का R2B नामक वैक्सीन आता है। इसमें थोड़ी तकनीकी आवश्यकता होती है क्योंकि ये वैक्सीन आपको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाना होता है। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है क्योंकि ये आने वाले पूरे 1 साल के लिए आपको अच्छी इम्यूनिटी देता है। उसके बाद में फिर आपको हर 2 महीने में रानीखेत का लासोटा वैक्सीन ही रिपीट करते रहना पानी में।
क्योंकि जो रानीखेत बीमारी है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, यही आपके मुर्गियों को प्रभावित करेगी। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं, पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाज़ार में जो डिवर्मर एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई, वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं डलेगी, केवल वैक्सीन ही पानी में डलेगा। और वैक्सीन डाल के आप जितना पानी आप दिन भर में देते हैं अपनी मुर्गियों को रोज, उसका केवल 25% पानी आप लें, अच्छा साफ पानी, और उसमें वो वैक्सीन को डाल दें और मुर्गियों के सामने रखेंगे। चूँकि उन्होंने दाना खाया हुआ है, उनको प्यास लगी हुई है, वो पूरे पानी को तुरंत पी जाएंगी। पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, ये लिवर टॉनिक का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, तो उस पर लिवर पे बहुत मेटाबॉलिज्म के लिए, उनको खाने को पचाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए बड़ा दबाव आता है। तो इसमें लिवर को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हम हर्बल लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं और साथ साथ में विटामिन डी और कैल्शियम भी आप मुर्गियों को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जो बाइमिनरल, ऑस्ट्रोबैट करके लिक्विड आते हैं, और भी कई सारी कंपनियों के लिक्विड उपलब्ध हैं, वो आप पानी में मिला के दे सकते हैं, जिससे कि इनकी वृद्धि भी अच्छी होगी, लिवर अच्छा काम करेगा, अच्छे से पाचन होगा, तो जो आप दाना दे रहे हैं वो अच्छे से पचेगा और उसका भरपूर लाभ मुर्गियों को प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाद्य मंत्री के जिले में गरीबों की थाली में कीड़े, अधिकारी बोले कुछ चावल की बोरियों में लग सकते हैं कीड़े, जांच कर की जाएगी कार्रवाई। उज्जैन में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, कहा 1 लाख वोट से जीतूंगा चुनाव। नागदा के पूर्व विधायक को मनाने गए थे कैलाश विजयवर्गीय, बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को नहीं मिली राहत, अगले हफ्ते होगी मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने का दिया निर्देश। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का जवाबी हमला, कहा हार के डर से कांग्रेस में मचा हुआ है हाहाकार, सीटों का ऐलान होते ही मचेगी भगदड़। अंबिकापुर में एयर बैलून सिलेंडर फटने से 37 बच्चे घायल, लंच ब्रेक के दौरान बाहर खेल रहे थे छात्र, घायल छात्रों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया अस्पताल। कोंडा गांव में घूमर नदी में डूबने से छात्र की मौत, दोस्तों के साथ घूमने गया था छात्र, नहाते समय तेज बहाव में बह गया। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा किसान बीजेपी के खिलाफ करेंगे मतदान, किसानों को 2800-3600 रुपए कांग्रेस सरकार में ही मिल सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हुआ वीडियो वार, रमन सिंह के वीडियो के बाद कांग्रेस का जवाबी हमला, वीडियो जारी कर दिया, भाजपा ला फिर से खदेड़बा का नारा। इजराइल पर हमास के हमले को सहदेव ने बताया गलत, बोले महिलाओं से बर्बर व्यवहार, बच्चों बुजुर्गों की हुई हत्या, CWC में फिलिस्तीन में शांति का किया गया था समर्थन।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाई खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन तो करते हैं, लेकिन वह इनमें आने वाले दुग्ध ज्वर की समस्या के कारण लक्षण और बचाव की जानकारी के अभाव में सही समय पर निदान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप दुग्ध ज्वर की समस्या का समाधान कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। आज के समय में अब पार्चुरेशन का समय है, मतलब गाय को बच्चा देने का समय अभी सबसे फेवरेबल समय रहता है। तो इस समय जो हाई एल्डर होते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, उसमें एक बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। इसका नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें फीवर आती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें फीवर नहीं आती है। लेकिन मिल्क मतलब दूध से रिलेटेड है, मतलब कि ये बीमारी जो होती है वो गाय को बच्चा देने के तुरंत बाद होती है या 3 दिनों के बाद, 72 घंटे के बाद होने की संभावना अधिक बनती है, इसलिए इसको मिल्क फीवर नाम दिया गया है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके प्राइमरी लक्षण जो होते हैं, इस स्टेज में क्या होती है कि इसमें कैल्शियम की मुख्य रूप से कमी हो जाती है। एक्चुअली होती क्या है कि गाय अभी नॉर्मल स्टेज में है, एकाएक जो दूध देना शुरू करती है और कोलेस्ट्रम जो होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक निकलती है, यानी शरीर से एकाएक 20 से 30 ग्राम अधिक कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कि शरीर मेंटेन नहीं कर पाती है, मतलब उतना नहीं निकाल पाती है अपने बोन से या अपने फीड से, जिसके कारण क्या होती है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण उसके मसल कमज़ोर हो जाते हैं। यही लास्ट स्टेज में आने पर वो पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है और जानवर मर भी जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से न्यूट्रिशन की मतलब पोषण की कमी का ये बीमारी है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको यदि ये लक्षण हल्का दिख जाए या आपको गाय को हमेशा हो रही है, पिछले बार हो चुकी है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लक्षण हल्का दिखे, उसी समय ओरल सप्लीमेंट कैल्शियम का देना शुरू कर दीजिए, जो कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के रूप में होनी चाहिए। और जब भी कैल्शियम का सोर्स दें क्लोराइड और सल्फेट के रूप में दें। आप कभी भी चूँकि जो लिक्विड अभी मार्केट में ज़्यादातर उपलब्ध है वो कैल्शियम प्रोपिनेट के रूप में उपलब्ध है, जो कि आप देंगे तो अधिक मात्रा में देनी पड़ेगी।
लगेगी और उससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है प्रोपेनिक एसिड होने के कारण, जो कि उस स्टेज में ग्लूकोज की मात्रा हाइपरग्लाइसेमिक ऑलरेडी गाय रहती है। इसलिए कैल्शियम प्रोपिनेट के फॉर्म में जो रहती है उसका उपयोग नहीं करें आप बोलस के रूप में, या कोई भी पाउडर बना के कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करें। इसके बाद और इस स्टेज में कभी भी इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं और कोशिश भी नहीं करें। ओरल सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, इसमें कभी ओवरडोज होने की संभावना आपको नहीं बनेगी। इसके बाद जब सेकेंड स्टेज में आ जाती है तब इसमें आपको आईवी देना पड़ेगा, मतलब नस के द्वारा 500 ml कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। तो चूँकि इसमें बोरिक एसिड होती है जो कि उसको स्टेबलाइज करती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को स्टेबलाइज करती है, तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। ये 500 ml यदि आप देते हैं तो उसको 11 से 12 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगी। इतनी कैल्शियम ही उस जानवर के लिए कैल्शियम को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। मार्केट में बहुत सारे कम्बिनेशन ऐसे उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे अच्छे कम्बिनेशन और बहुत इलेक्ट्रोलाइट के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। केवल इसी से काम चला सकते, चूँकि कैल्शियम की कमी को हमको पूरा करना है। उसके बाद ओरल जो होती है उसको चालू रखिए और आपकी गाय को तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगी। इस बीमारी का सबसे बड़ी डायग्नोसिस यही है कि यदि 500 ml आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट उसको आईवी चढ़ा देते हैं तब वो तुरंत रिस्पॉन्स देगी, मतलब तुरंत वो जानवर खड़ी हो जाएगी यदि इसकी कमी है तो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई। रायगढ़ और बिलासपुर के कलेक्टर को हटाया, कई जिलों के भी एसपी बदले गए। धमतरी में टीसी मांगने पर निजी स्कूल ने थमाया 70,000 का बिल। छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर टीसी न देने के लगाए आरोप। छात्रों ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पेंड्रा में अलग अलग इलाकों में घूम रहा है हाथियों का झुंड। किसानों के फसलों को हाथी पहुंचा रहे हैं नुकसान। हाथियों की निगरानी में जुटी वन विभाग की टीम। पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में पीएम ने की पूजा। आदि कैलाश के किए दर्शन। गूंजे गांव में सेना और लोगों से की मुलाकात। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में दर्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। 36 सीआरपीएफ कमांडो का होगा घेरा। आईबी ने एमएचए को सौंपी थ्रेट रिपोर्ट। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय किया लॉन्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने देश में पहले से ही परंपरागत रूप से मोटे अनाज का उत्पादन होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के कारण इन मोटे अनाजों की खेती में कमी आई है। परंतु समय ने एक और करवट ली और बदलती जलवायु परिस्थितियों और मोटे अनाजों की डिमांड के कारण फिर से इन अनाजों को उत्पादन बढ़ने लगा। मोटे अनाजों की खेती कम पानी और कम लागत में किसी भी भूमि में आसानी से की जा सकती है। तो ये मोटे अनाज किस प्रकार से उपयोगी है और कैसे किसान इनसे अधिक आय कमाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना।
भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज में भारत का अनुमानित हिस्सा 41% तक है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि उगाए जाते हैं, लेकिन इनका खान पान केवल ग्रामीणों तक सिमट कर रह गया है, जबकि मोटे अनाजों का सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। मोटे अनाज में सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। ये शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। देखिए, जैसा 2023 को मिलेट ईयर, मोटे अनाज का वर्ष हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, और इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जिस तरह से योगा होके आए, आयुर्वेदा होके आया, उसी तरह से हमारा ये मोटा अनाज जो लुप्त हो रहा था उसको वापस पूरी दुनिया के अंदर पहचान दिलाने के लिए ये साल मनाया जा रहा है, और इसके लिए सीधा प्रयास है वो प्रधानमंत्री जी का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, और अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। और इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है, आप देखिए। ये अभी जैसे हमारे इस फार्म पे मिट्टी के बर्तनों में 10 तरह के बाजरे के बिस्किट, बाजरा है, जवार है, मक्का है, रागी है। रागी हमारे यहाँ राजस्थान में कम हो रही है, तो इससे राजस्थान के किसानों को क्या फायदा होगा। जो हमारा बाजरा 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये बिकता था, अब पिछले समय आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर भी मोटे अनाज की प्रोडक्ट बने थे और सभी सांसदों ने उसका लुत्फ उठाया था। तो इस तरह से बाजरे की डिमांड बढ़ेगी तो किसानों का जो 12-15 रुपये था वो 24-25 रुपये जाएगा, तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा है कि प्रोसेसिंग के अंदर जो छोटी यूनिट के लिए सब्सिडी दे रही है उसका भी किसान फ़ायदा उठा के, जैसे हम इस फार्म पे पिछले टाइम बाजरे के बिस्किट है, बिस्किट के अलावा नमकीन बनाई हमने, खिचड़ी बनाई, राबड़ी जो राब है बहुत फेमस है, VIP 5 स्टारों के अंदर तो एक कप ही है वो 80-90 रुपये का मिल रहा है, वो बनाई। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एग्री टूरिज्म के लिए टूरिस्ट आते हैं उनको बाजरे का चूरमा और बाजरे की खीर बनाकर भी हम खिला रहे हैं। तो इस तरह से बाजरे के 10-15 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। उसके अलावा अगर किसान चाहे तो ये जो मुरमुरे हैं, कुरकुरे हैं या जो दूसरे पोहे टाइप हैं, इस तरह की भी बाजरे और मोटे अनाज के बनाकर, और किसान है वो खुद एग्री टूरिज्म पे काम करता है तो वो वहाँ खिला सकता है। अदरवाइज़ मोटा अनाज पैदा करके जो कीमत नहीं मिल रही थी वो उसको पूरी की पूरी किसान की कीमत भी मिलेगी, कीमत ही नहीं मिलेगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा क्या है कि हम मोटा अनाज बोने में डरते थे किसान, हालांकि इसमें पानी की लागत कम है, खाद कम चाहिए, लेबर कम चाहिए, और उसके अलावा पशुओं को चारा और मिल जाता है इससे, मोटे अनाज के जो वेस्ट होता है उससे। तो इस तरह से अगर कीमत और मिलने लग जाएगी तो किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज को पैदा करेंगे और बेचेंगे। मोटे अनाजों को उगाने में कम पानी और कम मेहनत लगती है। वहीं इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डालने की अधिक जरूरत नहीं होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान नहीं होता है। वहीं इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में कुपोषण को दूर करने में मोटे अनाज काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इनके सह उत्पाद बनाकर बेचने पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखिए इसमें आयरन, कैल्शियम, मैं मेरी बात करूं तो मैंने 9वीं क्लास तक बाजरा खाया था, और अभी भी मैं रात की बाजरे की ठंडी रोटी है वो सुबह गरम करके और दही के अंदर चूर के डेली इसका ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। और अब मेरा हीमोग्लोबिन आप देखिए 15.5 है, और यही सीधा कारण है, डॉक्टर कह रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे मोटा अनाज खाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और इससे लागत भी कम आएगी, किसान पैदा करेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी और उनके खर्चे भी कम होंगे। तो किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि मोटे अनाज को वापस सरकार प्रमोट कर रही है, आप इसको अधिक से अधिक लगाइए, उगाइए, पैदा करिए।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निमोली, जिला रायपुर के कृषक नीरज पटेल ने। ये बैगन की फसल में जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नीरज पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आपको बैगन की खेती के बारे में बताऊंगा। ये बैगन की फसल लगी है। इसकी डिमांड जो है वो वर्ष भर बनी रहती है और इसको वर्ष भर समय समय पर लगाते रहते हैं। बैगन की फसल को लगाने के 1 महीने बाद उसमें जो खरपतवार आ जाते हैं तो उसको सफाई करना चाहिए। कुशल मजदूरों के द्वारा उसकी निदाई और गुड़ाई कराना चाहिए। और फिर उसके बाद जब भी आपको कचरा दिखे तो उसकी निदाई गुड़ाई करते रहें। सिंचाई जो है वो मौसम के आधार पे, जैसे वर्षा ऋतु है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर जब लंबे समय तक पानी ना गिरे तो फिर सिंचाई करना चाहिए। और फिर जैसे गर्मी है तो उसमें हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा खेत में तैयारी के समय दे दी होगी। अब शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पौध रोपाई के बाद 30 से 35 दिन और 50 से 60 दिन तक खड़ी फसल में पौधों की जड़ों के पास डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, बैगन की फसल में कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका समय पर नियंत्रण करते रहें। अगर उसमें फलन की अवस्था में अगर फ्रूट में बोरर लग जाता है, फ्रूट बोरर कहलाता है फल छेदक कीड़ा। फलों में आप देखेंगे कि वो छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। उसको ऊपर से छेद भर दिखता है, अंदर कीड़ा रहता है। जब काटेंगे फल को तो अंदर काला निकलेगा, बिल्कुल खाया हुआ उसका, और उसका मेगट रहेगा अंदर। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। भटे में एक रोग आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। उसमें क्या होता है कि पूरे पौधे में जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, गुच्छे में हो जाती हैं, फूल भी गुच्छे में हो जाते हैं और वो पौधा जो है वो फलता नहीं है। और ये मुख्यतः ये रोग जो है रैटून फसल पे आता है। अगर आपकी पुरानी फसल लगी है और वो वर्षा ऋतु में ये रोग अधिकतर रहता है और इस रोग का प्रसारण रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा होता है, तो इसलिए रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करते रहना चाहिए। और अगर ऐसे पौधे लिटिल लीफ वाले पौधे दिखें आपको खेत में तो उनको तत्काल उखाड़ कर और जला दें या बाहर फेंकें। इसके अलावा किसान भाइयों, इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। शुरू से ही उसमें रस चूसक कीट जो है एफिड और जैसिड जो है वो उनका प्रकोप होता है। तो इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड है, आधा ml पर लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहना चाहिए। जब इसका छिड़काव करते हैं अपन तो फसल को हार्वेस्ट तोड़ने के बाद, फलों को तोड़ने के बाद करें, या अगर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद 12 से 15 दिन तक फलों को ना तोड़ें, क्योंकि फल में रेसिडुअल इफेक्ट होने के कारण से जो कंज्यूमर है वो खाएगा फलों को तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।